तो दोस्तों IIX एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पर आपको राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पूरा सिलेबस, नोट्स और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं और आज की हमारी ये चर्चा इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी न रहे। चलिए तो फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पशुपालन के परिचय, उससे जुड़ी कुछ खास शब्दावली और पशुओं के चयन की विधियों पर विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले पशुपालन का परिचय। इस सेक्शन में क्या लिखा है? पशुपालन का परिचय। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि पशुपालन की परिभाषा क्या है, मतलब हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे? जी देखिए, कृषि विज्ञान की वो शाखा, या हम कह सकते हैं कि पशुओं के प्रबंधन की ऐसी विज्ञान जिसमें पशुओं का आहार प्रबंधन, उनका आवास प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन और प्रजनन प्रबंधन, मतलब सब कुछ शामिल है इसमें। हाँ बिल्कुल, और इन सब का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। ठीक है। और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो ये कब से चला आ रहा है? इसका इतिहास बहुत पुराना है। करीब 10,000 BC में कुत्ते को पाला गया, जो पहला पालतू पशु माना जाता है। 10,000 BC मतलब बहुत ही पहले। जी। फिर 8,700 BC में भेड़ पालन शुरू हुआ, 7,700 BC में बकरी पालन और 6,000 BC तक आते आते गाय और सुअर का पालन भी शुरू हो गया था। अच्छा, और भैंस और मुर्गी? वो काफी बाद में आए। लगभग 2200 BC में भैंस और मुर्गी पालन शुरू हुआ। और आधुनिक समय में पशुपालन से जुड़ी कुछ क्रांतियां भी हुई है ना? जी, पशुपालन से संबंधित मुख्य रूप से 3 क्रांतियां हैं। कौन कौन सी? एक है श्वेत क्रांति, दूसरी रजत क्रांति और तीसरी है लाल क्रांति। ठीक है, तो सबसे पहले श्वेत क्रांति की बात करते हैं। जी। इसके बारे में क्या जानकारी है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ये तो हम सब जानते हैं। और इसके जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के पिता थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा। और इसी वजह से 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को होता है। और दुग्ध का शहर किसे कहते हैं? दुग्ध का शहर है आनंद, गुजरात। आनंद, गुजरात। यहीं पर NDDB भी है ना? जी बिल्कुल, NDDB यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, गुजरात में ही है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 को हुई थी। और NDRI मतलब राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, वो करनाल, हरियाणा में है। 1955 में स्थापित हुआ था। अच्छा, और राजस्थान के संदर्भ में कुछ खास डेयरियों का जिक्र है? हाँ, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा डेयरी, अजमेर में, और सबसे बड़ी डेयरी है रानीवाड़ा डेयरी, जालोर में। और ये अमूल, वरमूल, गंगमूल, ये क्या है? ये भी राजस्थान की प्रमुख डेयरियां हैं। अमूल डेयरी बीकानेर में, वरमूल डेयरी जोधपुर में और गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़ में है। समझ गए। अब दूसरी क्रांति पर आते हैं, रजत क्रांति। ये किससे संबंधित है? रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। अंडा उत्पादन? जी। और इसकी प्रणेता कौन मानी जाती हैं? रजत क्रांति की माता इंदिरा गांधी को माना जाता है। अच्छा, और जैसे दूध का शहर आनंद है, वैसे अंडे से जुड़ा भी कोई शहर है? हाँ, आंध्र प्रदेश को अंडे का कटोरा कहा जाता है और तमिलनाडु में नमक्कल नाम की जगह को अंडे का शहर कहते हैं। दिलचस्प है। और तीसरी, लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर दोनों के उत्पादन से है। मांस और टमाटर? जी, और लाल क्रांति के पिता विशाल तिवारी को माना जाता है। ठीक है, तो इस विषय से पिछले कृषि पर्यवेक्षक परीक्षाओं में कुछ सवाल भी आए होंगे। हाँ बिल्कुल, गत कृषि पर्यवेक्षक परीक्षाओं में आए प्रश्न। पहला बिंदु क्या है इसमें? एक सवाल था, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, और इसका जवाब है करनाल। ठीक है, अगला। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? उत्तर है 1965। ये अभी हमने डिस्कस भी किया था। तीसरा बिंदु? सफेद क्रांति के पिता हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और आखिरी बिंदु? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थित है आनंद, गुजरात। मतलब ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगले सेक्शन पर आते हैं। इस सेक्शन में क्या लिखा है? शब्दावली। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले प्रजाति को कैसे परिभाषित किया गया है? प्रजाति मतलब पशुओं का एक ऐसा समूह जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं और यही विशेषताएं उन्हें दूसरे पशुओं के समूह से अलग करती हैं। ठीक है। और बुल्स किसे कहते हैं? बुल्स वो चुस्त गाय होती हैं जो हमेशा मद अवस्था में रहती हैं। अच्छा, अब आते चयन पर। चयन क्या होता है? चयन का मतलब है किसी झुंड या समूह में से अपनी इच्छा के अनुसार
इच्छित गुणों वाले पशु को चुनकर अलग करना। और कलिंग? ये चयन का उल्टा है क्या? हाँ, एक तरह से। कलिंग में हम बीमार, अनुत्पादक, मतलब जो उत्पादन नहीं दे रहे और अवांछित गुण वाले पशुओं को चुनकर झुंड से अलग करते हैं। समझ गए। अब एक शब्द है डॉकिंग, ये क्या है? डॉकिंग भेड़ में की जाने वाली एक क्रिया है। इसमें 1 से 2 सप्ताह की आयु में भेड़ की पूंछ काट दी जाती है। और डीहॉर्निंग या डिसबडिंग? ये पशुओं में सींगों को हटाने की क्रिया है, डीहॉर्निंग या डिसबडिंग। इसकी सही उम्र क्या होती है? इसकी उम्र है 1 से 15 दिन, मतलब बहुत छोटी उम्र में ये किया जाता है। ठीक है। और डीबिकिंग, ये किसमें होता है? डीबिकिंग मुर्गियों में होती है। ये उनकी चोंच काटने की क्रिया है। पूरी चोंच काट देते हैं? नहीं, ऊपरी चोंच का 1/4 भाग और निचली चोंच का 8वां भाग ही काटा जाता है। अच्छा, और ये क्यों करते हैं? ये कैनिबलिज्म को रोकने के लिए करते हैं। कैनिबलिज्म, ये क्या होता है? कैनिबलिज्म में मुर्गियां चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करने लगती हैं और इसका मुख्य कारण होता है NaCl यानी नमक की कमी। ओ, तो ये बात है। अगला शब्द है डीवर्मिंग। इसकी परिभाषा क्या है? डीवर्मिंग का मतलब है पशु और मुर्गियों के पेट और आंत में जो कृमि या कीड़े पाए जाते हैं उनसे उन्हें मुक्त करना। मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा देना? जी बिल्कुल। और डीवर्मिंग की सही आयु क्या है अलग अलग पशुओं में? देखिए, गाय भैंस के काफ में ये जन्म के पहले सप्ताह में ही कर देते हैं। अच्छा। भेड़ बकरी के बच्चे यानी लैम्ब और किड में जन्म के 1 महीने के अंदर, सुअर के बच्चे पिगलेट में जन्म के दूसरे सप्ताह में। और मुर्गियों में? मुर्गियों में मतलब चिक में पहली डिवर्मिंग 4-5 महीने पर, दूसरी 6 महीने पर और उसके बाद हर 20 से 22 दिन के अंतराल पे की जाती है। ठीक है। अगला शब्द है कैपोनाइजेशन। इसे बधियाकरण भी कहते हैं। जी, कैपोनाइजेशन का मतलब है मुर्गे में जनन क्षमता को नष्ट करना। और ऐसे मुर्गे को क्या कहते हैं? बधियाकृत नर मुर्गे को कैपन कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है मांस की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाना। इसमें कोई हार्मोन भी इस्तेमाल होता है? हाँ, बधियाकरण में डाई इथाइल स्टिलबेट्रॉल नाम का हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह हार्मोन मादा पक्षी का मुख्य प्रजनन हार्मोन है। वाह! और इसकी उपयुक्त उम्र क्या है? इसकी उपयुक्त उम्र है 10 सप्ताह। ठीक है। डबिंग किसे कहते हैं? डबिंग का मतलब है मुर्गे की कलंगी को काटना या ट्रिम करना। और फीकिंग? फीकिंग मुर्गियों की एक हानिकारक गतिविधि है जिसमें वो एक दूसरे के पंखों को काटती हैं। अच्छा। और मोल्टिंग? मोल्टिंग एक शारीरिक प्रक्रिया है। इसमें मुर्गियों के पुराने पंख गिरते हैं और नए पंख आते हैं। अब कुछ और शब्द हैं जो पोल्ट्री से जुड़े हैं। ब्रॉयलर की परिभाषा क्या है? ब्रॉयलर वो कुक्कुट होते हैं जिन्हें मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। इनकी आयु 6 से 8 सप्ताह और शरीर का भार करीब 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। और रोस्टर्स? रोस्टर्स भी मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं, लेकिन इनकी आयु 9 से 12 सप्ताह और शरीर का भार 2 किलोग्राम से अधिक होता है। मतलब ब्रॉयलर से बड़े? जी। और लेयर्स क्या हैं? लेयर्स वो मुर्गियां हैं जिन्हें अंडा उत्पादन के लिए पाला जाता है। इनकी उम्र 21 सप्ताह से लेकर 72 सप्ताह तक होती है। और 72 सप्ताह के बाद? 72 सप्ताह के बाद मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं। अब उन्हें डूडी hen कहते हैं। ठीक है। अब पोल्ट्री मैनेजमेंट से जुड़े कुछ और शब्द हैं। ब्रूडिंग क्या है? ब्रूडिंग का मतलब है मुर्गी के बच्चे को 1 दिन से लेकर 4 सप्ताह तक पालना। इसमें तापमान का बहुत ध्यान रखना होता है। कितना तापमान? ब्रूडिंग में पहले सप्ताह का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक है। और रियरिंग? मुर्गी के बच्चे को 4 सप्ताह से 8 सप्ताह तक पालना रियरिंग कहलाता है। और ग्रोअर मैनेजमेंट? चूजों के 8 सप्ताह की आयु से लेकर उनकी उत्पादन आयु तक का जो पालन पोषण है उसे ग्रोअर मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक रखने के लिए उन्हें संगमरमर की छोटे-छोटे टुकड़े खिलाए जाते हैं। उन्हीं को ग्रिट कहते हैं। ओह ग्रेट, समझ गई। पाइपिंग के बारे में बताएं। हैचिंग के समय जब बच्चा अंडे से बाहर आने के लिए अपनी चोंच से खोल को तोड़ता है, उस क्रिया को पाइपिंग कहते हैं। अब कुछ शब्द आहार से जुड़े हैं। फ्लशिंग अप क्या है? फ्लशिंग अप एक विशेष आहार है। ये गर्भित भेड़ को प्रजनन और ब्याने से 3-4 सप्ताह पहले और मादा सुअर को 2-3 सप्ताह पहले दिया जाने वाला सांद्रित आहार है। और स्टीमिंग अप? स्टीमिंग अप भी ऐसा ही एक अतिरिक्त या सांद्रित आहार है जो गाय भैंस को बच्चा देने की अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पहले दिया जाता है। ठीक है। डाउन काल्वर किसे कहते हैं? पशु के ब्याने से 15 दिन पहले के अनुमानित समय में मादा के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसे डाउन काल्वर कहते हैं। और कैस्टिंग? कैस्टिंग का मतलब है पशु को जमीन पर गिराना। ये क्यों करते हैं? ये कई क्रियाओं के लिए जरूरी होता है, जैसे कोई ऑपरेशन करना हो, इंजेक्शन देना हो
सींग रोधन करना हो और पशु को हमेशा दाईं तरफ गिराया जाता है। ठीक है। शेयरिंग क्या है? शेयरिंग का मतलब है भेड़ के पूरे शरीर की ऊन काटना। और डगनेल? ये असल में दो अलग-अलग शब्द हैं। एक है डैगनेल। अच्छा, डैगनेल। हाँ, डैगनेल का मतलब है पेट और अयन के आसपास की गंदी और गिली ऊन को काटना। और दूसरा शब्द? दूसरा शब्द है डगनेल, जो शायद यहाँ गलत लिखा है। असल में ये डंग पैल या दूध की बाल्टी हो सकता है। यहाँ लिखा है दूध निकालने या संग्रहण के लिए काम में ली जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी। ठीक है, हम इसे दूध की बाल्टी मानकर चलते हैं। ग्रूमिंग या खुरहरा क्या होता है? ग्रूमिंग या खुरहरा मतलब पशु की त्वचा और बालों को ब्रश से साफ करना। इसके क्या फायदे हैं? इससे रक्त संचार बढ़ता है, परजीवी संक्रमण से बचाव होता है, स्वच्छ दूध मिलता है और धूल मिट्टी भी हट जाती है। अगला शब्द है टीजर बुल। टीजर बुल एक नसबंदीकृत नर पशु होता है जिसका उपयोग मादा पशु में मधकाल के पहचान के लिए किया जाता है। अच्छा, ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है। और वीनर? ये असल में प्यूबर्टी या यौनारंभ होना चाहिए, मतलब नर और मादा पशु के जनन अंगों का सक्रिय होना। मधकाल? मधकाल वो अवधि है जिसमें मादा नर के साथ संभोग करने की इच्छुक होती है। और मधचक्र? दो मधकालों के बीच की जो शारीरिक और क्रियात्मक घटनाएं हैं वो पूरा चक्र मधचक्र कहलाता है। ठीक है। सूखा काल या शुष्क काल किसे कहते हैं? मादा पशु को ब्याने से 60 से 90 दिन पहले उसका दूध निकालना बंद कर दिया जाता है। इसी समय को सूखा काल या शुष्क काल कहते हैं। और गर्भकाल? मादा पशु के गर्भित होने से लेकर ब्याने तक का जो समय है वो गर्भकाल कहलाता है। और ये आखिरी शब्द ब्यूटेरो? मुझे लगता है यहाँ कुछ टाइपिंग की गलती है। इसका मतलब शायद पशु के बाह्य परजीवियों को हटाने से, जैसे टिक रिमूवल। ठीक है, तो इस शब्दावली वाले हिस्से से भी कुछ सवाल आए होंगे परीक्षाओं में। जी, गत कृषि पर्यवेक्षक परीक्षाओं में आए प्रश्न। पहला प्रश्न बताएं। भेड़ में पूंछ हटाने को कहा जाता है डॉकिंग। दूसरा? ब्रूडिंग के प्रथम सप्ताह का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा प्रश्न क्या है? डिसबर्डिंग की उम्र 1 से 15 दिन। और आखिरी प्रश्न? बधियाकृत नर मुर्गा कहलाता है केपेन। ये सभी शब्द हमने अभी अभी समझे हैं। बिल्कुल। तो अब हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर आते हैं। इसमें क्या लिखा है? पशुओं का चयन। हाँ, एक अच्छे पशु का चयन कैसे करें? इसकी कितनी विधियां हैं? पशु चयन की 5 विधियां हैं। पहली विधि कौन सी है? पहली है व्यक्तिगत चयन, जिसे समूह चयन या फिनोटाइप सिलेक्शन भी कहते हैं। ये कैसे काम करती है? इस विधि में पशु के मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों के आधार पर, मतलब उसे देखकर उसके बाहरी गुणों के आधार पर पशु का चयन किया जाता है। ठीक है। और दूसरी विधि? दूसरी है वंशावली चयन या पारिवारिक चयन, जिसे पेडिग्री सिलेक्शन कहते हैं। इसमें पशु के पूर्वजों का वंशावली अभिलेख देखकर पशु का चयन किया जाता है। इसके बारे में खास बात भी लिखी है। जी? कम उम्र में पशु चयन की ये सबसे उपयुक्त विधि है। अच्छा। तीसरी विधि के बारे में बताएं। तीसरी है प्रदर्शन वृत्त चयन या शो रिंग सिलेक्शन। इस विधि में मेले और प्रदर्शनी में जो विजेता पशु होते हैं उनका चयन किया जाता है। और चौथी विधि क्या है? चौथी है गुणांकन तालिका विधि या स्कोर कार्ड मेथड, और ये पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। सबसे उपयुक्त? ये कैसे काम करती है? इस विधि में पशु के अलग अलग भागों के लिए पहले से अंक निर्धारित होते हैं और उन अंकों के आधार पर पशु का चयन किया जाता है। अंकों का विभाजन किस प्रकार है? देखिए, सामान्य स्वरूप के लिए 30 अंक, डेयरी गुण के लिए 20 अंक, दुग्धोत्पादन गुण के लिए 30 अंक और शरीर क्षमता के लिए 20 अंक। और कुल 100 अंक। और इन अंकों के आधार पर पशु को श्रेणियों में भी बांटा गया है। जी, अंकों के आधार पर पशु को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? सामान्य श्रेणी में आते हैं 0 से 50 अंक वाले पशु, उत्तम श्रेणी में 50 से 70 अंक वाले, और सर्वोत्तम श्रेणी में 75 से 100 अंक वाले पशु आते हैं। ठीक है। और पांचवी और आखिरी विधि कौन सी है? पांचवी विधि है संतति परीक्षण, जिसे आनुवांशिकी चयन या जीनोटाइप सिलेक्शन भी कहते हैं। यह नर पशु के चयन की सबसे उपयुक्त विधि है। नर पशु के लिए सबसे अच्छी क्यों? क्योंकि इस विधि में नर पशु का क्रॉस मादा पशु के साथ कराकर जो संतान उत्पन्न होती है उसका उत्पादन देखकर नर की प्रजनन क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब परिणाम आने में तो बहुत समय लगता होगा। जी, यही इसकी कुछ कमियां हैं।
एक तो पशु की उम्र अधिक हो जाती है, यह सर्वाधिक खर्चीली विधि है और इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। आजकल इसे कैसे किया जाता है? आजकल यह सार सूचकांक या सायर इंडेक्स द्वारा किया जाता है। तो आज हमने पशुपालन की पूरी यात्रा को देखा, हजारों साल पहले शुरू हुई एक जरूरत से लेकर आज के दौर की क्रांतियों तक। फिर हमने क्षेत्र की खास भाषा को समझा और अंत में एक अच्छे पशु को चुनने के पीछे के विज्ञान को भी जाना। बिल्कुल, और इन सभी जानकारियों का सार यही है कि पशुपालन अब केवल एक पारंपरिक पेशा नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान और एक उद्योग है जिसमें हर कदम पर गहरी समझ और सही निर्णय की जरूरत होती है। हाँ, चाहे वो डिवॉर्मिंग का सही समय हो या स्कोर कार्ड पर पशु का मूल्यांकन। बिल्कुल। इन सभी स्रोतों को देखने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। अभी तक हमने पशुओं का चयन दूध, मांस या अंडे के उत्पादन के आधार पर किया, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई बन रहा है, क्या भविष्य में पशुओं के चयन के पैमाने भी बदलेंगे? जो गर्म मौसम को बेहतर ढंग से सहन कर सकते हैं या जिनमें बीमारियों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता ज्यादा हो सकता है कि भविष्य का सर्वोत्तम पशु वो न हो जो सबसे ज्यादा उत्पादन दे, बल्कि वो हो जो सबसे ज्यादा टिकाऊ हो, मतलब सस्टेनेबल हो। जी बिल्कुल, यह एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। जी, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एग्रीकल्चरल सुपरवाइजर परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प स्टडी नोट्स हैं। जी बिल्कुल। हमारा मिशन है पशुओं से जुड़े 3 जरूरी विषयों को गहराई से समझना। हाँ। हम शुरुआत करेंगे उनके शरीर के अंदर से, मतलब उनके अनोखे पाचन तंत्र या पेट की बनावट से। ठीक है। फिर हम एक बाहरी प्रक्रिया यानी सींग रोधन या डीहॉर्निंग पर बात करेंगे कि ये क्यों और कैसे किया जाता है। ये भी बहुत जरूरी विषय है। और आखिर में हम एक जासूस की तरह ये पता लगाना सीखेंगे कि किसी पशु की सही उम्र क्या है, उसके दांतों और सींगों को देखकर। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। ये तीनों ही विषय पशुपालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पशुओं के पेट के वर्गीकरण से। ठीक है। तो नोट्स में जानवरों को उनके पेट के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। रूमिनेंट्स यानी रोमंथी, स्यूडो रूमिनेंट्स और नॉन रूमिनेंट्स। हाँ, आभासी रोमिंथी और अरोमिंथी। तो इन तीनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क है जुगाली करने की प्रक्रिया में और पेट के हिस्सों की संख्या में। अच्छा। रूमिनेंट्स जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब जुगाली करते हैं और इनके पेट में 4 भाग होते हैं। 4 भाग? जी। वहीं सूडो रूमिनेंट्स जैसे ऊंट और लामा, ये भी जुगाली तो करते हैं, लेकिन इनके पेट में सिर्फ 3 भाग होते हैं। ओके, एक कम। हाँ, और फिर आते हैं नॉन रूमिनेंट्स जैसे घोड़ा, सुअर, कुत्ता। ये जुगाली नहीं करते और इनका पेट हमारी तरह ही, मतलब एक सिंगल संरचना वाला होता है। ये जुगाली जिसे रूमिनेशन कहते हैं, ये प्रक्रिया असल में है क्या? नोट्स में इसकी एक सीधी सी परिभाषा दी है। हाँ, परिभाषा के मुताबिक ये वो प्रक्रिया है जिसमें पशु पहले आहार खाता है, फिर उसे पेट से वापस मुंह में लाता है। अच्छा। और जो पहले खाया हुआ भोजन है उसे वापस चबाता है। इसी को रूमिनेशन कहते हैं। मतलब पहले निगल लो, बाद में आराम से चबाओ। बिल्कुल। और शायद इसी प्रक्रिया की वजह से ह्यूमंस का पेट इतना खास होता है, जिसके 4 भाग हैं। नोट्स में एक मेमोरी ट्रिक भी दी है इनका क्रम याद रखने के लिए, RROA। जी। चलिए एक एक करके इन चारों हिस्सों को समझते हैं। सबसे पहले आता है रूमेन यानी रूमेन। रूमेन पेट का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 80%। 80%? हाँ, ये एक विशाल स्टोरेज टैंक की तरह है जिसकी क्षमता 150 से 200 लीटर तक हो सकती है। 200 लीटर? ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। जी। इसका मुख्य काम भोजन को जमा करना है। ये पेट के बाईं तरफ होता है और इसे पंच उदर भी कहते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक स्टोरेज टैंक है या यहाँ कुछ और भी होता है? नहीं, ये एक स्टोरेज टैंक से कहीं ज्यादा है। आप इसे एक चलता फिरता फर्मेंटेशन प्लांट कह सकते हैं। फर्मेंटेशन प्लांट? जी। रूमेन के अंदर करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु, मतलब बैक्टीरिया होते हैं और ये उस स्ट्रॉन्ग चारे को पचाने का काम करते हैं जिसे जानवर खुद नहीं पचा सकता, जैसे कि सेल्यूलोस। अच्छा, तो असली काम बैक्टीरिया करते हैं? अपने पेट में पल रहे बैक्टीरिया से करवा रही है। यही इसकी सबसे खास बात है। समझ गया। आर वेलो में अगला आर है रेटिकुलम यानी रेटिकुलम। ये पेट का सबसे छोटा हिस्सा बताया गया है, सिर्फ 5%। इसका क्या काम है? इसका काम बहुत दिलचस्प है।
इसकी बनावट मक्खी के छत्ते जैसी होती है, इसीलिए इसे हनी कोम्ब भी कहते हैं। हनीकॉम्ब। और ये बनावट एक फिल्टर या कह लें एक छलनी की तरह काम करती है। छलनी कैसे? देखिए, जब जानवर चारा खाता है तो कई बार साथ में कंकड़, कील या कोई नुकीली चीज भी निगल लेता है, तो रेटिकुलम इन खतरनाक चीजों को आगे जाने से रोकता है। अरे वाह, तो ये पेट का सिक्योरिटी गार्ड हुआ। नोट्स में एक मेमोरी ट्रिक भी है, रेटिकुलम इज इक्वल टू रेड सिग्नल। हाँ, क्योंकि ये कंकड़ पत्थर को आगे जाने से रोकता है। बहुत बढ़िया। अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, ओमैसम यानी ओमेजम। ओमेजम पेट का लगभग 7-8% हिस्सा होता है। ठीक है। इसका मुख्य काम है भोजन में से अतिरिक्त पानी और कुछ बाइकार्बोनेट्स को सोखना। इसकी बनावट में कई परतें होती हैं, जैसे किसी किताब के पन्ने हो। किताब के पन्ने? जी, इसीलिए इसके कई नाम हैं, बुक, बाइबल, मैनिप्लाइज। और यहीं पर सूडोरोमिनेंट्स यानी वो आभासी रोमथीरी जानवर, उनका जिक्र फिर से आता है। नोट्स में लिखा है कि ऊंट जैसे जानवरों में यह हिस्सा होता ही नहीं है। बिल्कुल सही, ऊंट में ओमेजम अनुपस्थित होता है, इसीलिए उसके पेट में सिर्फ 3 ही भाग होते हैं। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। समझ गया। और अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, अबोमेजम यानी अबोमेजम। इसे वास्तविक पेट या ट्रू स्टमक भी कहा गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले 3 हिस्से, खासकर रूमेन और रेटिकुलम, वो भोजन को तैयार करते हैं। तैयारी करते हैं? हाँ, मतलब उसे भिगोते हैं, स्टोर करते हैं और बैक्टीरिया से फर्मेंट करवाते हैं। अब ओमेजम ही वो पहला हिस्सा है जो हमारे पेट की तरह काम करता है। अच्छा। यहीं पर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और पाचक एंजाइम छोड़ती हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो असली केमिकल पाचन यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल, इसीलिए इसे सच्चा पेट कहते हैं। इसका pH लेवल भी 1.5 से 3.0 तक होता है, जो काफी एसिडिक है। अब पूरी तरह समझ आया। तो संक्षेप में पहले 3 भाग एक तैयारी स्टेशन है और चौथा भाग असली पाचन की फैक्ट्री है। बिल्कुल सही समझा आपने। नोट्स में इस विषय पर पिछले कुछ परीक्षाओं में आए सवाल भी दिए गए हैं। जैसे एक सवाल है कि ऊंट का पेट कितने भागों में बटा होता है? और इसका जवाब है 3 भागों में, क्योंकि उसमें ओमेजम नहीं होता। सही। इसी तरह भैंस एक रोमंथी पशु का उदाहरण है और घोड़ा एक अरोमंथी पशु का। ये सवाल दिखाते हैं कि वर्गीकरण और हर हिस्से का काम समझना कितना जरूरी है। तो ये तो हुई पेट की अंदरूनी कहानी। अब शरीर के बाहर आते हैं और एक ऐसे हिस्से पर बात करते हैं जिसके मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दिया जाता है, यानी सींग। जी, सींग। नोट्स में सींग हटाने की प्रक्रिया, डीहॉर्निंग या सींग रोधन के बारे में बताया गया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, इसकी जरूरत मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए पड़ती है। सुरक्षा? हाँ, झुंड के दूसरे जानवरों की सुरक्षा और जानवरों की देखभाल करने वाले इंसानों की सुरक्षा के लिए। सींग वाले जानवर आक्रामक होने पर खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। नोट्स में 2 शब्द हैं, डीहॉर्निंग जो बड़े सींग काटने के लिए इस्तेमाल होता है, और डिसबडिंग। डिसबडिंग? डिसबडिंग मतलब बहुत छोटी उम्र में सींग की कलिकाओं को ही हटा देना। अच्छा, तो इसके लिए कई विधियां बताई गई हैं, रासायनिक, गर्म छड़, इलेक्ट्रॉनिक, रबर बैंड और आरी। सबसे आम और वैज्ञानिक विधि कौन सी मानी जाती है? नोट्स के मुताबिक रासायनिक विधि सबसे प्रचलित और वैज्ञानिक मानी जाती है, खासकर गायों में। और ये कब की जाती है? यह तब की जाती है जब बछड़ा सिर्फ 1 से 2 हफ्ते का होता है। इसमें कास्टिक पोटाश, KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल सींग की कलिका को जलाने के लिए किया जाता है। यहाँ भी एक मजेदार मेमोरी ट्रिक है, केमिकल इज इक्वल टू कॉली, ताकि कास्टिक पोटाश यानी KOH याद रहे। हाँ, ये अच्छा तरीका है याद रखने का। अच्छा, तो फिर गरम छड़ वाली विधि के बारे में क्या लिखा है? गरम छड़ वाली विधि ज्यादा सुरक्षित नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि इसमें जलने के बाद घाव में कीड़े पड़ने का खतरा बना रहता है। इसका एक आधुनिक और बेहतर विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर। इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर? जी, यह एक यंत्र है जो 1000 डिग्री F तक, मतलब लगभग 540 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, और इसे सींग की कलिका पर सिर्फ 10 सेकंड के लिए रखा जाता है। ये ज्यादा नियंत्रित और सुरक्षित है। और आखिरी में ये मैकेनिकल तरीके हैं, रबर बैंड और आरी। ये कब इस्तेमाल होते हैं? रबर बैंड विधि, जिसे इलास्ट्रेटर भी कहते हैं, वो छोटे सींग वाले जानवरों जैसे भेड़ बकरी के लिए उपयोगी है। अच्छा। इसमें सींग के बेस पर एक मजबूत रबर बैंड लगा दिया जाता है जो खून का बहाव रोक देता है
और 3 से 6 हफ्तों में सींग अपने आप गिर जाता है। और आरी वाली विधि? वहीं आरी विधि का इस्तेमाल बड़े और वयस्क पशुओं में किया जाता है जिनके सींग पूरी तरह विकसित हो चुके हों। ये एक तरह से आखिरी उपाय है। ठीक है, तो हमने पेट की कार्यप्रणाली और सींगों के प्रबंधन को समझ लिया। नोट्स का तीसरा और आखिरी हिस्सा है पशुओं की आयु ज्ञात करना। ये तो बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, ये है भी बहुत दिलचस्प। जानवरों की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? इसके कई तरीके हैं। एक तो है शारीरिक दशा देखकर, जैसे पशु की पीठ, त्वचा, आंखें और बालों की चमक से अंदाजा लगाना। दूसरा तरीका है खुरों को देखकर, लेकिन ये आप कह सकते हैं बहुत सटीक तरीके नहीं है। नोट्स में सींगों द्वारा उम्र पता करने का भी जिक्र है, जिसमें छल्लों यानी रिंग्स की बात की गई है। ये कैसे काम करता है? ये काफी मजेदार है। पशु के सींग पर जो पहला छल्ला या रिंग है वो 3 साल की उम्र में बनता है। 3 साल में? जी, और उसके बाद हर साल एक नया छल्ला बनता जाता है। तो इसकी मदद से उम्र का पता लगाने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है। हाँ, फॉर्मूला दिया गया है। पशु की उम्र बराबर 2 प्लस सींगों पर छल्लों की संख्या। ये +2 क्यों करते हैं? क्योंकि पहले 2 साल में कोई छल्ला नहीं बनता। पहला छल्ला तीसरे साल में बनता है, इसलिए बेस 2 का होता है। अच्छा। जैसे नोट्स में एक उदाहरण भी है। अगर किसी पशु के सींग पर 3 छल्ले हैं तो उसकी उम्र होगी 2 + 3 = 5 वर्ष। बहुत आसान है। लेकिन नोट्स में साफ लिखा है कि उम्र पता करने का सबसे अच्छा और वैज्ञानिक तरीका दांतों को देखना है। जी बिल्कुल। ये ज्यादा सटीक क्यों है? क्योंकि दांतों का निकलना और घिसना एक ज्यादा नियमित और अनुमानित जैविक प्रक्रिया है। हालांकि इसमें भी 6 महीने तक का अंतर आ सकता है, पर यह बाकी तरीकों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। ठीक है। इसके लिए हमें दांतों के प्रकार को समझना होगा। नोट्स में 4 तरह के दांत बताए गए हैं। सबसे पहले हैं इंसाइजर्स यानी कर्तन दांत। हाँ, ये सामने के काटने वाले दांत होते हैं। गाय भैंस में ये सिर्फ नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। कुल 4 जोड़ी यानी 8 दांत। ओके। पशु की उम्र का पता मुख्य रूप से इन्हीं दांतों के अस्थायी से स्थायी होने के क्रम को देखकर लगाया जाता है। दूसरे हैं केनाइन यानी कील दांत। ये तो वो नुकीले वाले होते हैं ना? बिल्कुल, इसीलिए ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे शाकाहारी जानवरों में नहीं होते हैं। ये आपको कुत्ते, बिल्ली, सुअर और ऊंट में मिलेंगे। और बाकी 2 हैं प्रीमोलर और मोलर, जिन्हें मिलाकर कपोल दांत या चीक टीथ भी कहते हैं। इनमें क्या खास है? प्रीमोलर जो है वो पहले अस्थायी निकलते हैं और बाद में स्थायी हो जाते हैं। कुल 6 जोड़ी यानी 12 होते हैं। ठीक है। लेकिन मोलर जो कि 6 जोड़ी होते हैं वो सिर्फ एक ही बार निकलते हैं और हमेशा स्थायी ही होते हैं। ये बचपन में नहीं होते। अब सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, दांत निकलने का समय। नोट्स में पूरी टेबल दी गई है। इसे याद रखना तो काफी मुश्किल होगा। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। क्या इसे समझने का कोई आसान तरीका या कोई मुख्य पड़ाव है? बिल्कुल है। पूरी टेबल रटने की जरूरत नहीं है, बस कुछ मुख्य पड़ाव या माइलस्टोन्स याद रखने होते हैं। जैसे कि? जैसे बछड़े में 1 महीने तक सारे अस्थायी दांत निकल आते हैं। हाँ। फिर एक बड़ा बदलाव आता है लगभग 2 से 2.5 साल की उम्र में। अच्छा, 2.5 साल में? जी, जब इंसाइजर यानी काटने वाले दांतों का पहला स्थायी जोड़ा निकलता है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और दूसरा बड़ा माइलस्टोन क्या है? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन है 4 से 5 साल की उम्र। इस उम्र तक जानवर के मुंह में सारे अस्थायी दांत गिरकर उनकी जगह स्थायी दांत आ जाते हैं। अच्छा, सारे के सारे? जी, इस स्थिति को फुल माउथ कहते हैं। तो अगर किसी जानवर के मुंह में सारे दांत पक्के हैं तो आप भरोसे के साथ कह सकते हैं कि उसकी उम्र 5 साल या उससे ज्यादा है। तो परीक्षा के लिए ये 2 माइलस्टोन सबसे जरूरी है। बिल्कुल। ये तो बहुत मददगार है। पूरी टेबल की जगह बस इन 2 घटनाओं पर ध्यान देना है। जी। नोट्स के अंत में भेड़ों में दांत निकलने का समय भी दिया गया है, जो गाय भैंस से थोड़ा अलग है। हाँ, भेड़ों में भी प्रक्रिया वैसी ही है, पर समय थोड़ा अलग है। उनमें भी स्थायी कर्तन दांतों के जोड़े निकलते हैं और लगभग 3 साल की उम्र तक उनका भी फुल माउथ हो जाता है। मतलब पैटर्न वही है, बस समय का पैमाना थोड़ा बदल जाता है। बिल्कुल। तो पशु के पेट की जटिल बनावट से लेकर सींगों के प्रबंधन की व्यवहारिक तकनीकों और फिर दांतों से उम्र पता करने की वैज्ञानिक विधि तक, इन नोट्स ने पशुपालन के बहुत ही जरूरी पहलुओं को कवर किया है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि एक जानवर की आंतरिक जीव विज्ञान को समझना सीधे तौर पर उसके बेहतर और मानवीय प्रबंधन से कैसे जुड़ा हुआ है। सही कहा। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है,
हमने इन विषयों पर अलग अलग बात की, लेकिन असल में तो ये सब जुड़े हुए हैं, है ना? हाँ, कैसे? जैसे किसी जानवर की सटीक उम्र पता होने से उसके खान पान से जुड़े फैसले कैसे प्रभावित होते होंगे, जिसका सीधा संबंध उसके उस जटिल पेट से है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। बहुत अच्छा पॉइंट है। लगता है असल दुनिया में ज्ञान के सारे टुकड़े एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हेलो दोस्तों, आई एग्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल द एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स। ये चैनल खास आपके लिए ही बनाया गया है ताकि राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल आसान और सिस्टमैटिक हो सके। जी दोस्तों, हमारे द्वारा राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पूरे सिलेबस के अनुसार आपको कंप्लीट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ, और पिछले सालों का एनालिसिस, ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। यस, यहाँ आपको मिलेगा एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल, शॉर्ट ट्रिक्स, MCQs प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट्स, जो आपके सिलेक्शन को और भी मजबूत बनाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स अभी तक हमारे राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रोज नए और जरूरी वीडियोस आते रहते हैं। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करें। जी बिल्कुल। लेट्स बिगिन द क्लास विद फुल एनर्जी एंड फोकस। तो आज का हमारा पहला सेक्शन है पशुओं को चिन्हित करना और उनका आहार प्रबंधन। इस सेक्शन में क्या लिखा है? इसमें है पशुओं को चिन्हित करना एवं आहार प्रबंधन, यानी एनिमल मार्किंग एंड डाइट मैनेजमेंट। सब्जेक्ट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक, और ये एजुकेशनल और एग्जामिनेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, तो पशुओं को चिन्हित करने की कौन कौन सी विधियां बताई गई हैं? पशुओं को चिन्हित करना मतलब मेथड्स ऑफ एनिमल मार्किंग। देखिए, पशुओं की पहचान के लिए कई अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे टैटूइंग या गोदना, ब्रांडिंग या दागना, ईयर नोचिंग जिसे कान काटना भी कहते हैं, फिर है टैगिंग, रिंगिंग यानी छल्ला डालना, और पेंटिंग यानी रंग लगाना। ये तो काफी सारी हैं। इनको याद रखने का कोई तरीका? हाँ, एक मेमोरी ट्रिक है, TBEPRT। T से टैटू, B से ब्रांड, E से ईयर नोचिंग, P से पेंट, R से रिंग और T से टैग। अच्छा, TBEPRT। तो सबसे पहले टैटूइंग या गोदना के बारे में क्या जानकारी दी गई है? पहला है टैटूइंग या गोदना। ये विधि गाय और भैंस में काफी प्रचलित है। इसमें कान के अंदर की जो मुलायम त्वचा होती है, उस पर टैटूइंग यंत्र से चिन्ह बनाया जाता है। तो ये स्थायी होता है या अस्थायी? यह एक स्थायी विधि है, एक परमानेंट मेथड है, और इसे पशुओं को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है। और ये किस उम्र में किया जाता है? टैटूइंग के लिए सबसे सही उम्र 7 से 15 दिन है। इसकी ट्रिक है टैटू इज टैबू, मतलब टैटू हमेशा के लिए होता है तो ये परमानेंट है और कान पर होता है। ठीक है, अब ब्रांडिंग के पहले भाग में क्या बताया गया है? दूसरा है ब्रांडिंग या दागना। यह भी गाय और भैंस में प्रचलित है। इसमें पशु की पीठ पर चिन्ह बनाया जाता है, और यह भी एक स्थायी विधि है। अच्छा, इसमें भी प्रकार होते हैं? जी, पहला है ठंडा दागना यानी कोल्ड ब्रांडिंग। इसमें ब्रांडिलैक्स लोशन का उपयोग होता है, या फिर तरल नाइट्रोजन और ड्राई आइस का भी प्रयोग किया जाता है। ये पशु के लिए दर्दनाक होता है। ठंडा दागना पशु के लिए कम दर्दनाक होता है। समझ गई। तो ब्रांडिंग के दूसरे भाग हॉट ब्रांडिंग के बारे में क्या जानकारी है? हॉट ब्रांडिंग या गरम दागना, इसमें लोहा या स्टील की छड़ का प्रयोग होता है। लोहे की ब्रांडिंग का तापमान इतना होना चाहिए कि वो ग्रे राख जैसा दिखे। और इसे कितनी देर तक लगाते हैं? इसे आमतौर पर 3 से 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है, और ब्रांड का चिन्ह इतना बड़ा होना चाहिए कि दूर से पहचाना जा सके। इसमें कुछ सावधानी भी रखनी होती होगी? हाँ, हर अक्षर के बीच में 2.5 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए ताकि त्वचा में ढीलापन ना आए, और घाव भरने के लिए एंटीसेप्टिक लगाना जरूरी है। ठीक है, अब अगली विधि ईयर नोचिंग के बारे में बताइए। तीसरी है ईयर नोचिंग। यह विधि सुअर और कैटल बीफ में काफी उपयोगी है। इसमें कान पर वी आकार या चौकोर आकार के कट लगाए जाते हैं। और ये स्थायी है? जी, यह पहचान की एक स्थायी विधि है, और इसे मुख्य रूप से सुअर में पहचान की विधि के रूप में जाना जाता है। इसे याद रखने की कोई ट्रिक? हाँ, नॉचिंग एन से शुरू होता है, नोज के पास एयर होता है, और पिग्स के कान बड़े होते हैं। अच्छा, अब पेंटिंग और रिंगिंग विधियों का वर्णन करें। चौथी है पेंटिंग या रंग लगाना। ये भेड़ और बकरी में प्रचलित विधि है। पेंटिंग पीठ पर की जाती है। ये तो अस्थायी होगी। हाँ, ये एक अस्थायी मतलब टेम्पररी विधि है,
क्योंकि इससे ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। और रिंगिंग? 5वीं है रिंगिंग या छल्ला डालना। ये पक्षियों जैसे मुर्गियों में प्रचलित है। पक्षियों के गले, पंख या पैरों में प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के टैग पहनाए जाते हैं। ये भी एक अस्थायी विधि है। समझ गई। और टैगिंग के बारे में क्या बताया गया है? 6ठी है टैगिंग। टैगिंग सबसे प्रसिद्ध विधि है, लेकिन ये एक अस्थायी विधि है। टैग आमतौर पर कान में लगाया जाता है। इसमें प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के टैग का उपयोग होता है। तो इनको याद रखने का कोई आसान तरीका? हाँ, एक समरी ट्रिक है। टैटू, ब्रांड और नॉच परमानेंट है और पेंट, रिंग और टैग टेम्परेरी है। ये बहुत अच्छा है। तो आइडेंटिफिकेशन से संबंधित परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं? जी, पिछले कृषि पर्यवेक्षक परीक्षाओं में आए कुछ प्रश्न हैं। जैसे एक सवाल था टैटूइंग है और उसका जवाब था एक तरीका पशुओं की पहचान बनाने का। और कोई? एक और सवाल था ईयर नोचिंग पहचान की विधि है, जिसका जवाब था सुअर में। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि परीक्षा में स्थायी और अस्थायी विधियों में अंतर अक्सर पूछा जाता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं। आहार प्रबंधन से जुड़ी परिभाषाओं में क्या लिखा है? आहार प्रबंधन यानी डाइट मैनेजमेंट। पहली परिभाषा है आहार या रेशन की। यह पशु को एक दिन या 24 घंटे में दिया जाने वाला भोज्य पदार्थ है। और संतुलित आहार? संतुलित आहार या बैलेंस्ड रेशन वो है जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा, पर्याप्त मात्रा और उचित अनुपात में हो। जीवन निर्वाह आहार किसे कहते हैं? रेशन पशु को स्वस्थ रखने और उसके शरीर के तापमान व भार को बनाए रखने के लिए दिया जाने वाला आहार है। और उत्पादन आहार? उत्पादन आहार मतलब प्रोडक्शन रेशन आहार की वह मात्रा है जो पशु को उत्पादन कार्य जैसे दूध, प्रजनन, अंडा, ऊन या मांस के लिए दी जाती है। अच्छा, तो जीवन निर्वाह आहार की मात्रा के क्या नियम हैं? इसके कुछ नियम हैं, जैसे बैल या देसी गाय को 1 किलो दाना, भैंस, संकर गाय या विदेशी गाय को 1.5 से 2 किलो दाना। और भेड़ बकरी के लिए? भेड़ को उसके शरीर के भार का 2.5% आहार और बकरी को 50 किलो शरीर भार पर 250 ग्राम दाना। इसकी ट्रिक है कि बफेलो या हाइब्रिड काऊ को देसी गाय से ज्यादा दाने की जरूरत होती है। ठीक है, इस फिगर या डेटा में क्या दिया गया है? ये सूखा चारा खाने की दर के बारे में है। जी, ये सूखा चारा खाने की दर यानी ड्राई फॉडर रेट है। गाय, बैल, बछिया, बछड़ा और सांड को प्रति 100 किलो शरीर भार पर 2.5 किलो प्रतिदिन। और भैंस के लिए भैंस, संकर गाय और विदेशी गाय को प्रति 100 किलो शरीर भार पर 3 किलो प्रतिदिन। नियम यह है कि भारी शरीर वाले पशुओं जैसे भैंस को अधिक सूखे चारे की आवश्यकता होती है। समझ गई। अब दुधारू पशुओं के दाने के बारे में क्या नियम बताए गए हैं? दुधारू पशु का दाना कुल आहार का 1/3 भाग दाना या कॉन्सेंट्रेट दिया जाता है। इसका कोई नियम है? जी, दाना देने का नियम है गाय को 3 लीटर दूध पर 1 किलो दाना। और भैंस के लिए? भैंस, संकर गाय या विदेशी गाय को 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो दाना। और बकरी के लिए? बकरी को 1 लीटर दूध पर 500 ग्राम दाना। और इसकी गुणवत्ता में TDN 60% से ज्यादा और क्रूड फाइबर 18% से कम होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब इन विशेष दाना नियमों के तहत 15 किलोग्राम दूध देने वाली गाय और गर्भित गाय के लिए क्या बताया गया है? 15 किलो दूध देने वाली गाय के लिए आहार में 2/3 भाग अदलहनी और 1/3 भाग दलहनी हरा चारा देना चाहिए। प्रोटीन 14 से 15%, TDN 60 से 70% और DCP 14 से 15% होना चाहिए। और गर्भित गाय के दाने का क्या नियम है? गर्भित गाय का दाना अगर वो 5 माह तक गर्भित है तो 1 किलो दाना, 6 माह से अधिक पर 1 से 1.5 किलो प्रतिदिन। और गर्भावस्था के अंत में? 8 माह की गर्भित गाय को 2 किलो प्रतिदिन और अंतिम महीने में 2.5 से 3 किलो प्रतिदिन, क्योंकि उस समय 50% पोषक तत्व लगते हैं। ठीक है। अब कार्यशील बैल के दाने और खनिज लवण के बारे में क्या जानकारी है? बैल का दाना सामान्य कार्य के लिए 1 से 1.5 किलो प्रतिदिन, मध्यम कार्य के लिए 2 से 2.5 किलो प्रतिदिन और भारी काम के लिए? भारी कार्य के लिए 3 से 4 किलो प्रतिदिन और प्रजनन वाले सांड के लिए 2 किलो प्रतिदिन। और खनिज लवण के बारे में? खनिज लवण में नमक 30 ग्राम, खनिज मिश्रण 20 से 25 ग्राम। इसके कुछ व्यापारिक नाम हैं जैसे मेंडिक, सुदमिडिक और कैटलमेना। चलिए अब चारा संरक्षण पर आते हैं।
इसमें साइलेज के बारे में क्या बताया गया है? चारा संरक्षण में पहला है साइलेज। साइलेज का परिचय। इसकी परिभाषा है कि हरे संरक्षित किण्वित चारे को साइलेज कहते हैं। इसके लिए कौन सी फसलें अच्छी रहती हैं? उपयुक्त फसलें हैं मक्का और ज्वार, मतलब कार्बोहाइड्रेट वाली फसलों का उपयोग किया जाता है। और फसल को कब काटा जाता है? फसल की कटाई फूल आने पर या दाने की दूधी अवस्था पर की जाती है। इसका संग्रहण वायु रहित स्थान पर होता है। इसमें नमी 60% और शुष्क पदार्थ 40% के करीब होता है। सबसे अच्छी फसल कौन सी है इसके लिए? सर्वोत्तम फसल है मक्का। ठीक है, साइलेज के रासायनिक गुणों के बारे में क्या जानकारी दी गई है? साइलेज के रासायनिक गुण। इसका पीएच 3.5 से 4 होता है। इसे बनने में 3 महीने या 90 दिन या 12 सप्ताह लगते हैं। और गड्ढे में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर? गड्ढे में CO2 का स्तर 70 से 80% होता है, अमोनिया 10% से कम और तापमान 27 से 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। अच्छा। इसमें एनोरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं। साइलेज को नमक या यूरिया से भी उपचारित कर सकते हैं और अधिक किण्वन को रोकने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग होता है। साइलो और साइलेज के प्रकारों का वर्णन करें। साइलेज बनाने की क्रिया को साइलोइंग या इनसाइलिंग कहते हैं। और साइलो के कितने प्रकार होते हैं? साइलो के 3 प्रकार हैं, गड्ढा साइलो, खाई साइलो और बुर्ज साइलो। भारत में गड्ढा या खाई साइलो ज्यादा प्रचलित हैं। और साइलेज के भी प्रकार होते हैं? जी, साइलेज के 2 प्रकार हैं। एक है मीठी साइलेज जिसमें लैक्टिक अम्ल ज्यादा होता है और दूसरी है अम्लीय साइलेज जिसमें एसिटिक अम्ल ज्यादा होता है। अब चारा संरक्षण में हे के बारे में क्या जानकारी है? दूसरा तरीका है हे। इसकी परिभाषा है फसल को पुष्पन से पूर्व की अवस्था में काटकर छायादार स्थान पर सुखाकर संग्रहित किया गया चारा। इसमें नमी कितनी होती है? इसमें नमी की मात्रा 14 से 15% होती है और शुष्क पदार्थ 85 से 90%। और इसके लिए कौन सी फसलें उपयुक्त हैं? उपयुक्त फसलें हैं रिजका और बरसीम। फसल को पुष्पन से पूर्व काटा जाता है और इसे बनने में 1.5 महीना या 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो साइलेज और हे में मुख्य अंतर क्या हुआ? मुख्य अंतर नमी का है। साइलेज गीला होता है जिसमें 60% नमी है और हे सूखा होता है जिसमें सिर्फ 15% नमी है। बिल्कुल साफ है। तो हे के प्रकार और इसे बनाने की विधियां क्या हैं? हे के प्रकार हैं दलहनी है जैसे लोबिया, रिजका, बरसीम। अदलहनी है जैसे ज्वार, जेई। मिश्रित है जैसे बरसीम और जेई। और अनाज वाली फसलों की है जैसे जौ, जेई, बाजरा। और इसे बनाने की विधियां? बनाने की विधियां हैं समतल भूमि विधि, तिपाही विधि जो वर्षा वाले क्षेत्रों में काम आती है, शस्यागार शोषण विधि जो महंगी और कृत्रिम है, और ढेरों के रूप में बनाना। बहुत बढ़िया। अब दूसरे खंड पर आते हैं। इस फिगर या डेटा